हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि एसटीईटी कंप्यूटर और बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन जो है ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है एन entity set that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as। ठीक है, यानी कि एक इंटिटी सेट जो कि सफिशियंट नहीं होता है, डेट डज नॉट हैव सफिशियंट एट्रीब्यूट, जिसके पास जो है सफिशियंट एट्रीब्यूट नहीं होता है प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट, ऑप्शन बी है वेरिएंट सेट, ऑप्शन सी है वीक इंटिटी सेट, ऑप्शन डी है वेरिएबल सेट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वीक इंटिटी सेट। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वीक इंटिटी सेट, यानी कि एक इंटिटी सेट जिसके पास जो है सफिशियंट एट्रीब्यूट नहीं होता है प्राइमरी की फॉर्म करने का, उसे जो है हम लोग वीक इंटिटी सेट कहते हैं। ठीक है, तो वीक इंटिटी सेट के बारे में एक डिस्कशन है, देख लिया जाए। एन इंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशियंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज टर्म्ड एज वीक इंटिटी सेट। ठीक है, एक इंटिटी जिसके पास जो है सफिशियंट एट्रीब्यूट नहीं होता है प्राइमरी की फॉर्म करने के लिए, उसे जो है वीक इंटिटी सेट कहा जाता है। एक वीक इंटिटी सेट डिपेंड्स ऑन ए स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट। ठीक है, एक वीक इंटिटी सेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट पर डिपेंड होता है। ठीक है, एंड फॉरेन की पर टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स इंस्टांसेस। तो एक वीक इंटिटी सेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट या फिर फॉरेन की पर जो है डिपेंड होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। ठीक है, द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन है सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है स्वैपिंग, ऑप्शन सी है प्योर डिमांड पेजिंग, ऑप्शन डी है मल्टीपल कंटिगुअस फिक्स्ड पार्टीशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसे जो है सेगमेंटेशन कहा जाता है, इसे जो है सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ओके फ्रेंड्स, द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो आइए अब सेगमेंटेशन के बारे में जानते हैं। सेगमेंटेशन जो है दोस्तों, ये जो है एक मेमोरी एलोकेशन स्कीम है। ठीक है, सेगमेंटेशन जो है एक मेमोरी एलोकेशन स्कीम है डेट कैन बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सब्जेक्ट होता है। इन सेगमेंटेशन में जो है दोस्तों मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज्ड सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन में जो है दोस्तों मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाता है वेरिएबल साइज सेगमेंट में, ईच कोरस्पॉन्डिंग टू ए लॉजिकल यूनिट सच एज फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, इसमें जितने भी सेगमेंटेशन में जो भी मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाते हैं वेरिएबल साइज सेगमेंट में और कोरस्पॉन्डिंग होते हैं लॉजिकल यूनिट के सच एज फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, अब स्वैपिंग है, तो स्वैपिंग इन्वॉल्व्स मूविंग इंटायर प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी एंड डज नॉट इनहेरेंटली एड्रेस और काउज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और स्वैपिंग जो है, स्वैपिंग क्या होता है, तो स्वैपिंग में जो है इंटायर जो भी प्रोसेस होते हैं उसे जो है प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, इसमें जो है डज नॉट इनहेरेंटली एड्रेस, और ये जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को काउज नहीं करता है स्वैपिंग। ठीक है, और प्योर डिमांड पेजिंग जो है इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। व्हाट इज द हेडर फाइल फॉर द स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास के लिए हेडर फाइल क्या होगा, तो हैज इंक्लूड एंगल ब्रेकेट ओपन स्ट्रिंग फिर एंगल ब्रेकेट क्लोज, यही जो है स्ट्रिंग क्लास का हेडर फाइल है। नेक्स्ट है विच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द मक्स। मक्स में जो है कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई। मक्स में जो है वाई रजिस्टर जो है कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउज प्रोसेसेस टू। ठीक है, मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउज प्रोसेसेस टू, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। ठीक है, मैसेज पासिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए विथ ईच अदर से विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट कैन लीड टू ए सिस्टम एरर इज नोन एज। ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सिस्टम एरर को लीड करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमन एरर और मिस्टेक,
ऑप्शन बी कहते हैं सिस्टम फॉल्ट, ऑप्शन सी कहते हैं सिस्टम एरर, ऑप्शन डी कहते हैं सिस्टम फेल्योर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिस्टम फॉल्ट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिस्टम फॉल्ट, यानी कि एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट कैन लीड टू ए सिस्टम एरर इज नोन एज सिस्टम फॉल्ट। ओके फ्रेंड्स, ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट कैन लीड टू ए सिस्टम एरर इज नोन एज सिस्टम फॉल्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्हाट इज पेज स्टीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज पेज स्टीलिंग। तो पेज स्टीलिंग जो है टेकिंग पेज फ्रॉम अदर वर्किंग सेट। व्हाट इज पेज स्टीलिंग, तो पेज स्टीलिंग जो है दोस्तों टेकिंग पेज फ्रॉम अदर वर्किंग सेट, यही जो है पेज स्टीलिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेज स्टीलिंग जो है एक प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि पेजेस को टेक्स पेजेस फ्रॉम द वर्किंग सेट ऑफ अदर प्रोसेसेस, जो कि पेज को सेट करता है, ठीक है, पेजेस को टेक करता है फ्रॉम द अदर वर्किंग सेट ऑफ अदर प्रोसेस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द करेंट प्रोसेस के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, पेज स्टीलिंग कैन लीड टू इश्यूज सच एज इंक्रीज पेज फॉल्ट एंड थ्रेसिंग इफ नोट मैनेजमेंट प्रॉपरली। और पेज स्टीलिंग जो है ये इस सब इश्यू को लीड कर सकता है, जैसे कि इंक्रीज पेज फॉल्ट हो गया एंड थ्रेसिंग हो गया, ये सब इश्यू जो है यहाँ आकर हो सकता है अगर पेज स्टीलिंग को ठीक से मैनेज ना किया जाए तो। नेक्स्ट है विच रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न विथ मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ द सिस्टम। विच रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आर कनेक्टेड विथ मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन ए है चेकिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन बी है रिकवरी रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन सी है रिडंडेंसी रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन डी है एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा रिकवरी रिक्वायरमेंट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रिकवरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिकवरी रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी आर कंसर्न्ड विद द मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के कॉपीज को मेंटेन करने के लिए जो है रिकवरी रिक्वायरमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रीम ऑफ अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी है स्ट्रीम ऑफ वेल डिफाइंड कैरेक्टर, ऑप्शन सी है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, ऑप्शन डी है ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय /o। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है सी प्लस प्लस में वो हो जाएगा ए स्ट्रीम ऑफ वेल डिफाइंड कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रीम ऑफ वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इज कॉल्ड। द लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इज कॉल्ड। ठीक है, टू प्रोसेस पी और क्यू के बीच में जो लिंक रहता है जिसे सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन लिंक, ऑप्शन बी है मैसेज पासिंग लिंक, ऑप्शन सी है सिंक्रोनाइजेशन लिंक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन लिंक। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है दोस्तों, यानी कि द लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन लिंक। ओके फ्रेंड्स, यानी कि लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस पी एंड क्यू जो कि सेंड एंड रिसीव मैसेज के लिए होता है उसे कम्युनिकेशन लिंक कहा जाता है। अब है वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज। ओके फ्रेंड्स, अब है वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज। वीक एंटिटी सेट को जो है किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है अंडरलाइन से, ऑप्शन बी है डबल लाइन से, ऑप्शन सी है डबल डायमंड से, ऑप्शन डी है डबल रेक्टेंगल से। ठीक है दोस्तों, तो वीक एंटिटी सेट को जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल से। ठीक है दोस्तों, वीक एंटिटी सेट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल से। वीक एंटिटी सेट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल से। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देख लिया जाए वीक एंटिटी सेट के बारे में। तो ए वीक एंटिटी इज एन एंटिटी इन ए डेटाबेस। एक वीक एंटिटी सेट जो है डेटाबेस में एक एंटिटी होता है दैट डज नॉट हैव ए प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, यानी कि वीक एंटिटी जो है एक एंटिटी होता है डाटाबेस में जिसके पास जो है उसका खुद का प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। वीक एंटिटी जो है अनदर एंटिटी पे डिपेंड्स होता है। ठीक है, जिसे ऑनर एंटिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स ए वीक एंटिटी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एक्टिविटी नॉन एज द आइडेंटिफाइंग और ऑनर एंटिटी। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वीक एंटिटी का एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है अनदर एंटिटी पे। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वीक एंटिटी का एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है अदर एंटिटी पे
ठीक है। इट इज नॉन एज द आइडेंटिफाई और ऑनर एंटिटी, जिसे कि हम लोग आइडेंटिफाइंग या फिर ऑनर एंटिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बग मीन्स। बग मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए इलॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी ए डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग एन इफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों बग जो होता है वो होता है लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। बग जो है प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर होता है। ठीक है दोस्तों, बग जो है प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर होता है। ठीक है, तो अब बग के बारे में देखिए। बग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइपिकली रेफर्स टू ए लॉजिकल एरर और डिफेक्ट इन ए प्रोग्राम दैट काउजेज इट टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो बग जो होता है एक लॉजिकल एरर होता है या फिर प्रोग्राम में एक डिफेक्ट होता है जो कि काउज करता है अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट रिजल्ट को। ठीक है, और बग जो है इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सिंटैक्स एरर और डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। और बग जो है सिंटैक्स एरर और डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस से जो है रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सा समझिए कि बग जो है प्रोग्राम का एक लॉजिकल एरर होता है। ठीक है, बग जो है प्रोग्राम का एक लॉजिकल एरर होता है, उसे ही बग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन चेंजेस कैन बी गोट बैक यूजिंग विच कमांड। द रिलेशन चेंजेस कैन बी गोट बैक यूजिंग विच कमांड। तो किस कमांड का यूज करके जो है जो भी रिलेशन को चेंज किया गया है उसको फिर से जो है बैक कर लिया जाए, तो उसे बैक किया जाता है दोस्तों फ्लश कमांड से, फ्लश बैक कमांड से। ठीक है दोस्तों, फ्लश बैक कमांड का यूज करके जो है जो भी रिलेशन चेंजेज हुए हैं उससे गोट बैक किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्लश बैक कमांड इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज यूजर टू रिकवर डेटा और अंडू चेंजेस मेड टू ए डेटाबेस बाय रिवर्टिंग इट टू ए प्रीवियस स्टोर और टाइम स्टैम्प। यानी कि फ्लैश बैक कमांड जो है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट में उसको अलाउ करके जो है कोई भी चेंजेज अगर हम लोग किए हैं उसे जो है हम लोग रिकवर कर सकते हैं उस डेटा को, या फिर उस चेंज को जो है अंडू कर सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है प्रीवियस स्टेट में वापस से ला सकते हैं। दिस फीचर इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर रिकवरिंग फ्रॉम अनइंटेंडेड डाटा मॉडिफिकेशन और लॉजिकल एरर। ठीक है, ये फीचर जो है दोस्तों पार्टिकुलर यूजफुल होता है डेटा को रिकवरी करने के लिए। अगर कोई अनइंटेंडेड कोई मॉडिफिकेशन हो गया, यानी कि अनइंटेंडेड डाटा में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग हो गया है या फिर लॉजिकल एरर हो गया है, उसे जो है हम फ्लश बैक करके वापस से उस स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, उसे गोट बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द वैल्यूज दैट आर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर टू रिड्यूस की स्ट्रोक एंड इम्प्रूव यूजर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज नेम गिवन टू द वैल्यूज। ठीक है, वो कौन सा नाम है जो वैल्यूज को दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर को टू रिड्यूस की स्ट्रोक को रिड्यूस करने के लिए और कंप्यूटर्स यूजर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन ए है डिफाइंड वैल्यूज, ऑप्शन बी है फिक्स्ड वैल्यूज, ऑप्शन सी है डिफॉल्ट वैल्यूज, ऑप्शन सी है डी है स्पेशल वैल्यूज, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डिफॉल्ट वैल्यूज। इसका आंसर जो है हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नेम दिया गया है वैल्यूज को डेटा ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर टू रिड्यूस की स्ट्रोक एंड इम्प्रूव कंप्यूटर यूजर्स प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी का डिस्कशन है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर प्री डिफाइंड वैल्यूज। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो प्री डिफाइंड वैल्यू होता है डेटा ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर टू रिड्यूस की स्ट्रोक एंड इम्प्रूव कंप्यूटर्स यूजर प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है प्री डिफाइंड वैल्यू होता है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा ताकि जो है वो की स्ट्रोक को रिड्यूस कर सके और कंप्यूटर्स के यूजर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाए। दीज वैल्यूज आर ऑफन यूज्ड इन वेरियस सेटिंग। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज जो है वेरियस सेटिंग में किया जाता है, जैसे कि फॉर्म फील्ड हो गया, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन हो गया, पैरामीटर्स हो गया। ठीक है, टू प्रोवाइड ए स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल वैल्यू विदाउट रिक्वायरिंग यूजर रिक्वायरमेंट। इन सभी में जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे क्या होता है। ऑप्शन ए है एरे ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, ऑप्शन बी एरे ऑफ वेल डिफाइंड कैरेक्टर होता है, ऑप्शन सी एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, ऑप्शन डी एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय /0। तो दोस्तों कैरेक्टर एरे जो है वो ऑप्शन सी एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है।
ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर एरे जो है एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, याद रखना है दोस्तों, कैरेक्टर एरे जो है एरे ऑफ कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, तो यही दिया गया है कैरेक्टर एरे के बारे में। तो कैरेक्टर एरे जो है एक एरे ऑफ कैरेक्टर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये जो है कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि मेमोरी में स्टोर होता है, जहाँ पर ईच एलिमेंट्स ऑफ द एरे रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर, जहाँ पे एरे के जितने भी एलिमेंट्स है ईच एलिमेंट जो है सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और कैरेक्टर एरे जो है उसका यूज कॉमनली सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर एरेज का यूज जो है कॉमनली C और C++ में ही किया जाता है टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दोस्तों कैरेक्टर एरे का इस्तेमाल किया जाता है। द इंड ऑफ ए कैरेक्टर एरे इज टाइपिकली मार्क्ड बाय नल कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, और कैरेक्टर एरे को इंड को जो है नल कैरेक्टर से मार्क किया जाता है, ठीक है, /0 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर डेट अलाउज ओनली वन ऑफ द मेनी प्रोसेसेस टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन इज। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा सीमाफोर का? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर 1 होता है, जो कि अलाउ करता है ओनली वन ऑफ द मेनी प्रोसेस टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। ओके, यही फिर है इसका डिस्कशन देखा जाए। द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए सेमाफोर डेट अलाउज ओनली वन ऑफ द मेनी प्रोसेसेस टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन इज टाइपिकली सेट टू 1। ठीक है, सेमाफोर का जो है इनिशियल वैल्यू 1 होता है, जो कि अलाउ करता है मेनी प्रोसेसेस को कि वो जो है क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो पाए। दिस इज नोन एज बाइनरी सेमाफोर और ए म्यूटेक्स। इसे ही जो दोस्तों बाइनरी सेमाफोर या फिर म्यूटेक्स कहा जाता है। म्यूटेक्स को और भी दूसरा नाम से जाना जाता है जिसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेमाफोर कहा जाता है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और ये जो है इंश्योर करता है सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एक ही टाइम पे इंटर होगा और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रोवाइड करेगा। अब है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन C++। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन C++। अब यहाँ जो है C++ के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछने के लिए पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैव ए डायनेमिक साइज। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैव ए डायनेमिक साइज, यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के पास जो है दोस्तों डायनेमिक साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच हेडर फाइल इज यूज टू इंक्लूड द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन इन C++। विच हेडर फाइल इज यूज टू इंक्लूड द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन इन C++। कौन से हेडर फाइल का यूज जो है किया जाता है C++ में जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन को इंक्लूड करे? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडेंटिफायर गिवन टू स्ट्रिंग क्लास टू डिक्लेयर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द आइडेंटिफायर गिवन टू स्ट्रिंग क्लास टू डिक्लेयर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कौन सा आइडेंटिफायर है जो कि गिवन किया जाता है स्ट्रिंग क्लास को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए? ऑप्शन है स्ट्रिंग, सब तो स्ट्रिंग है, बस लेटर का अंतर है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल लेटर से जो स्मॉल एस से जो स्ट्रिंग स्टार्ट है वो जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल स्ट्रिंग जो है वो हो जाएगा स्मॉल लेटर से जो स्ट्रिंग स्टार्ट है इसका यूज करके जो है आइडेंटिफायर गिवन टू स्ट्रिंग क्लास टू डिक्लेयर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉल लेटर से जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसका यूज करके जो है स्ट्रिंग क्लास से जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब है स्ट्रिंग के बारे में। इन C++ स्ट्रिंग क्लास इज टिपिकली डिक्लेयर्ड यूजिंग द आइडेंटिफायर स्ट्रिंग यूजिंग लोअर केस। तो C++ में जो है स्ट्रिंग क्लास को जो है डिक्लेयर किया जाता है आइडेंटिफायर के माध्यम से। ठीक है, लोअर केस स्ट्रिंग यूज करके। दिस इज द कन्वेंशन यूज्ड इन द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर द स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग हेडर। और ये कन्वेंशन जो है C++ स्ट्रिंग लाइब्रेरी के द्वारा जो है यूज किया जाता है फॉर द स्ट्रिंग क्लास टू प्रोवाइड द स्ट्रिंग हेडर। ठीक है, तो स्ट्रिंग लोअर केस का यूज जो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है पेज फॉल्ट इज। ऑप्शन है इज एन एरर इन ए स्पेसिफिक पेज।
ठीक है, एक स्पेसिफिक पेज में एरर होता है। अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेसेज ए पेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन सी है इज एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करेंटली इन मेमोरी। ऑप्शन सी है इज ए रेफरेंस टू ए पेज बिलोंगिंग टू अनदर प्रोग्राम। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों पेज फॉल्ट जो है वो हो जाएगा इज एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करेंटली इन मेमोरी। पेज फॉल्ट जो है ये हो जाएगा एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करेंटली इन मेमोरी, ठीक है। एन एक्सेस टू ए पेज नॉट करेंटली इन मेमोरी, इसे ही पेज फॉल्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और पेज फॉल्ट जो है एक एक्सेप्शन है जो कि रेज किया जाता है कंप्यूटर मैनेजमेंट यूनिट के, कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा। व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस ए मेमोरी पेज दैट इज नॉट करेंटली मैप्ड टू फिजिकल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है जब पेज फॉल्ट अकर होता है द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंस टू हैंडल द सिचुएशन। जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरवेंस करता है सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। पेज फॉल्ट जो है वो नॉर्मल है और जो है ये नेसेसरी पार्ट होता है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का, जो कि अलाउ करता है सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाए लिमिटेड फिजिकल मेमोरी रिसोर्स को बाय पेजिंग डेटा इन एंड आउट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज एज नीडेड। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन क्लासेस। क्लासेस में जो है कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है। ऑप्शन है टू मॉडिफाई द डेटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी है टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। ऑप्शन डी है टू कॉल प्राइवेट फंक्शन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर का रोल जो है क्लास में क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसका रोल जो है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड, ठीक है दोस्तों। तो रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर जो है क्लासेस में ये होता है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए जब क्रिएट किया जाए तो, ठीक है। तो इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देखिए। द रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन क्लास इज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो क्लास में जो है कंस्ट्रक्टर का रोल यही होता है कि वो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करे किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उसका ज़रूरत हो। कंस्ट्रक्टर और स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। डेट आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है दोस्तों। क्लास कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टर ALU एंड द इंटरकनेक्टिंग पार्ट टुगेदर आर कॉल्ड as the register ALU and the interconnecting path together are called as, यानी कि रजिस्टर ALU और इंटरकनेक्टिंग पाथ जो है उसे टुगेदर जो है किस नाम से एक साथ जो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल पाथ के नाम से, ऑप्शन बी है फ्लो पाथ के नाम से, ऑप्शन सी है डेटा पाथ के नाम से, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा डेटा पाथ। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डेटा पाथ, यानी कि रजिस्टर ALU और इंटरकनेक्टिंग पाथ को टुगेदर जो है डेटा पाथ के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर ALU और इंटरकनेक्टिंग पाथ को जो है टुगेदर डेटा पाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए इसका डिस्कशन देखिए। द रजिस्टर्स, उसके बाद ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द इंटरकनेक्टिंग पार्ट टुगेदर आर रेफर टू एज द डेटा पाथ इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और डेटा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए ऑन डेटा स्टोर इन रजिस्टर, ठीक है, एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट एंड इट इनकम्पासेस द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द एक्चुअल मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा विद इन द CPU। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन ER डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ER डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है इलिप्स, ऑप्शन बी है डैश्ड इलिप्स, ऑप्शन सी है रेक्टेंगल, ऑप्शन डी है ट्रायंगल। तो दोस्तों ER डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को जो है हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है दोस्तों। ER डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से, ठीक है फ्रेंड्स। ER डायग्राम में जो है जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है फर्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC का जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा।
ऑप्शन ए है सिस्टम डिजाइन, ऑप्शन बी है कोडिंग, ऑप्शन सी है सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन डी है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो दोस्तों SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्टेप है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, SDLC का जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। ठीक है, तो फिर SDLC का जो पहला फेज है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस हो जाता है। तो इस स्टेप में क्या होता है, तो ये स्टेप जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस जो है ये फेज जो है इन्वॉल्व करता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, कंडक्टिंग इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडीज को कंडक्ट कराने के लिए, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम डोमेन को एनालाइज करता है, आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के स्कोप को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये सभी प्रोसेस जो है यूज किया जाता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में। ये सभी स्टेप जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है। तो क्या क्या होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस में, तो इसमें जो है गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका गैदरिंग किया जाता है, इनिशियल फिजिबिलिटी स्टडी होता है, प्रॉब्लम डोमेन को एनालाइज किया जाता है और प्रोजेक्ट के स्कोप को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों SDLC का जो है पहला स्टेप जो है वो हमारा हो जाएगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है पहला स्टेप जो है वो हो जाएगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर डेट अलाउज ए यूजर टू मूव डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ऑप्शन बी है ए कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टर टू चेक वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट। ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्टर टू किल अदर कॉपीज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एक कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है एक कंस्ट्रक्टर है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए विद द वैल्यू ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि C++ हो गया, और ये जो है न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है विद द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और सेम क्लास। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल कंस्ट्रक्टर हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे C++ हो गया, और ये जो है न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है विद द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइपिकली बाय परफॉर्मिंग ए मेंबर वाइज कॉपी ऑफ द डेटा मेंबर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसीजन टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसीजन टेबल। ठीक है, डिसीजन टेबल के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो है इन सभी स्टेटमेंट में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए डिसीजन टेबल इज इजी टू मॉडिफाई। डिसीजन टेबल जो है मॉडिफाई करना काफ़ी आसान होता है। ए डिसीजन टेबल इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डिसीजन टेबल जो है डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड किया जाता है। ए डिसीजन टेबल इज इजी टू अंडरस्टैंड। डिसीजन टेबल जो है अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान होता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो डिसीजन टेबल के बारे में जो है दोस्तों जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कि डिसीजन टेबल इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये जो है फॉल्स है। ये डिसीजन टेबल इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये जो है फॉल्स है। ओके फ्रेंड्स, तो डिसीजन टेबल जो है एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है डिसीजन लॉजिक का, जो कि बहुत ही आसान होता है ह्यूमन के द्वारा उसे अंडरस्टैंड करना और मॉडिफाई करना। हाउएवर डिसीजन टेबल जो है कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाउएवर डिसीजन टेबल इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इंस्टेड डिसीजन टेबल्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड और कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड और डिसीजन मेकिंग लॉजिक दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है डिसीजन टेबल को जो है डायरेक्टली नहीं समझता है, इसे अगर कोड में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, या फिर डिसीजन मेकिंग लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कंप्यूटर जो है तब इसे अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है कि ये डिसीजन टेबल इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये जो है करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली जो है डिसीजन टेबल को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता ही नहीं है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक दैट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इन सभी में से कौन सा वो टेक्निक है जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगनिंग को मार्क्स करता है। ऑप्शन ए है यूजर इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है बैच इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टाइम शेयरिंग। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टाइम शेयरिंग, यानी कि टाइम शेयरिंग एक टेक्निक है जो कि मार्क्स करता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगनिंग को। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम शेयरिंग जो है एक टेक्निक है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बिगनिंग को मार्क्स करता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग इज ए कंप्यूटर टेक्निक। ठीक है, टाइम शेयरिंग जो है एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विथ ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली। ठीक है, टाइम शेयरिंग जो है एक कंप्यूटिंग टेक्निक होता है जो कि अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को एक्सेस और इंटरेक्ट कर पाए सिंगल कंप्यूटर से साइमल्टेनियसली। इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम इंटरवल और स्लाइसेस। ठीक है दोस्तों, टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो है सीपीयू को जो है मल्टीपल टाइम या इंटरवल या स्लाइस में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो है सीपीयू टाइम को जो है डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल टाइम इंटरवल और स्लाइसेस में, एंड ईच यूजर्स इज एलोकेटेड ए पोर्शन ऑफ ए सीपीयू टाइम ड्यूरिंग विच दे कैन एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम और टास्क। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो है सीपीयू के टाइम को जो है डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल टाइम इंटरवल में, या फिर उसे स्लाइस भी कह सकते हैं, और जितने भी यूजर होते हैं सबको जो है एक पोर्शन जो है सीपीयू का एलोकेट किया जाता है ड्यूरिंग विच दे कैन एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम और टास्क। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ ए यूजर फॉरगॉट टू डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास। व्हाट हैपेंस इफ ए यूजर फॉरगॉट्स टू डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास। क्या होगा जब एक यूजर जो है एक कंस्ट्रक्टर को क्लास में डिफाइन करना भूल जाता है। तो क्या होगा जब एक यूजर जो है क्लास में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना भूल जाता है। तो ऑप्शन ए है एरर अकर हो जाएगा, ऑप्शन बी है सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट आर नॉट क्रिएटेड प्रॉपरली, ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपरली क्रिएट नहीं होगा, ऑप्शन डी है कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू अवॉइड फॉल्ट एरर। कंपाइलर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कंपाइलर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा एरर और फॉल्ट को अवॉइड करने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू अवॉइड फॉल्ट या एरर। ठीक है, जब कोई क्लासेस में जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना भूल जाएगा आदमी, तो क्या होगा, तो कंपाइलर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड कर देगा ताकि एरर और फॉल्ट जो है अवॉइड हो पाए। ठीक है, तो वही है C++ में कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। जब किसी भी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। द कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर एंड परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप टास्क। कंस्ट्रक्टर जो है ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए एंड परफॉर्म नेसेसरी सेटअप टास्क को, नेसेसरी सेटअप टास्क को जो है ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। विच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। स्ट्रक्चर्ड कोड को लिखने के लिए कौन सा लैंग्वेज जो है सबसे बेटर होता है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है फॉर्ट्रन, ऑप्शन सी है बेसिक, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पास्कल। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पास्कल। ठीक है, पास्कल लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड कोड को लिखने के लिए जो है सबसे बेटर लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पास्कल लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड कोड को लिखने के लिए बेटर लैंग्वेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रैड स्टैंड फॉर। व्हाट डज रैड स्टैंड फॉर। अब है कि रैड का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों रैड जो है, रैड का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, रैड का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब है हाउ मेनी पैरामीटर्स डज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर। हाउ मेनी पैरामीटर डज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर। अब है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कितना पैरामीटर्स रिक्वायर करता है। अब है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कितना पैरामीटर रिक्वायर करता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 3। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है 0 पैरामीटर्स रिक्वायर करता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो 0 पैरामीटर्स रिक्वायर करता है। ठीक है,
तो इसका डिस्कशन देखिए। इन ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस डज नॉट रिक्वायर एनी पैरामीटर। तो सी प्लस प्लस का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी पैरामीटर जो है रिक्वायर नहीं करता है। इट इज़ ए कंस्ट्रक्टर डेट कैन बी कॉल्ड विदाउट एनी आर्गूमेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉल्ड होता है बिना किसी आर्गूमेंट का। एंड इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। और जो है इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर को उसके डिफ़िकल्ट वैल्यूज को। इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन ए क्लास द कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली। अगर क्लास में जो है कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है डिफाइन नहीं किया जाता है तो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन 57 द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द रजिस्टर आर गवर्न बाय। तो रजिस्टर का इनपुट आउटपुट जो है वो गवर्न किया जाता है स्विचेज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर का इनपुट और आउटपुट जो है वो गवर्न किया जाता है स्विचेज के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो रजिस्टर के इनपुट और आउटपुट को जो है गवर्न किया जाता है स्विचेज के द्वारा। अब है सीक एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, सीक एनालिसिस क्या होता है। तो सीक एनालिसिस जो है यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डिवाइस बिजी प्रॉब्लम। सीक एनालिसिस जो है इसका यूज किया जाता है डिवाइस बिजी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सीक एनालिसिस क्या होता है। तो सीक एनालिसिस जो है यूज किया जाता है डिवाइस बिजी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, डिवाइस बिजी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जो है सीक एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यही बात लिखा है कि सीक एनालिसिस इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डिवाइस बिजी प्रॉब्लम। ठीक है, पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव्स। तो सीक एनालिसिस जो है यूज किया जाता है डिवाइस बिजी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए पार्टिकुलरली इन द खास करके स्टोरेज डिवाइस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया। ठीक है, और सीक एनालिसिस जो है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑफन द स्टोरेज डिवाइस इज बीइंग एक्सेस्ड एंड हाउ दिस एक्सेस पैटर्न इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द डिवाइस। तो सीक एनालिसिस जो है ये मदद करता है अंडरस्टैंड करने में कि सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस जो है कैसे एक्सेस होता है। ठीक है, ये और ये एक्सेस पैटर्न जो है कैसे इम्पैक्ट करता है डिवाइस के परफॉर्मेंस और यूटिलाइजेशन को। ये सभी जो है सीक एनालिसिस के हो जाएंगे काम। तो सीक एनालिसिस क्या करता है, तो याद रखना है यूज फॉर एनालाइजिंग डिवाइस बिजी प्रॉब्लम। डिवाइस बिजी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जो है सीक एनालिसिस का इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब है सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंपाइलर के बारे में जो है ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करिए। ऑप्शन ए है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर का इनपुट जो है सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन बी है इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। यानी कि ये जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड को पूरे होल एक साथ ही कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन सी है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर का जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट कोड होगा। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों कंपाइलर के बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट किस लिए हैं, क्योंकि द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर का जो इनपुट है वो सोर्स प्रोग्राम होगा। ठीक है, और कंपाइलर जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में होल कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कंपाइलर का जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है दोस्तों, और आउटपुट जो होता है कंपाइलर का वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। इसलिए जो है ऑल स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। ऑप्शन डी मोर देन एबव आंसर होगा। और बीपीएससी जो है इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कंस्ट्रक्टर जो है अदर मेंबर क्लास से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछ रहा है कंस्ट्रक्टर जो है अदर मेंबर फंक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। कंस्ट्रक्टर का नेम जो है सेम होता है जो क्लास का नेम होता है। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिक कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल्ड हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास के नेम की तरह ही होता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास के नेम की तरह ही होता है। कंस्ट्रक्टर जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो। और कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है ऑल ऑफ द मेंशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है करेक्ट हैं। ठीक है,
अब है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 से जो है हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो भी लोग नए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेंगे, जो कि कल ही होगा, तो उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। जो भी लोग STT कंप्यूटर या फिर BPSC TRE कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप हमारे सेशन को पहुँचा दें, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और सभी लोग वीडियो को लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें। चलिए तो फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।